हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आई होप ऑल आर फाइन। तो आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक टाइम्स। तो प्राचीन भारत के इतिहास में जो हमने पहले वाला टॉपिक लिया था प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत, तो उसमें साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत हमने कंप्लीट कर लिए थे। मेन पॉइंट्स हमने रीड कर लिए थे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हमने उसमें पढ़ लिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में, नया टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। अब आता है प्राग इतिहास या प्रागैतिहासिक काल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्ट्री और प्री हिस्टोरिक टाइम्स। तो जो प्रागैतिहासिक काल है इसे दूसरा नाम प्रस्तर युग भी कहा जाता है। और प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है इतिहास से पूर्व का युग, यानी कि इतिहास से पूर्व का जो युग है उसे ही प्रागैतिहासिक काल कहा गया है। तो प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। इस समय के इतिहास की जानकारी लिखित रूप में नहीं होती है। जो ये प्रागैतिहासिक काल होता है इसमें जो जानकारी होती है, इतिहास की जानकारी, वो लिखित रूप में नहीं होती है। तो जो रॉबर्ट ब्रूस फूट हैं, तो इन्हें भारतीय प्रागैतिहासिक कालीन इतिहास का जनक भी कहा जाता है। तो ये नाम आपको याद रखना है, रॉबर्ट ब्रूस फूट को भारतीय प्रागैतिहासिक कालीन इतिहास का जनक कहा जाता है। तो इसमें पहला पॉइंट आता है, इस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई जो विवरण था वो लिखित रूप में नहीं रखा, यानी कि किसी भी प्रकार से लिखित रूप में नहीं है कि कहीं भी उनको लिखा नहीं गया है। दूसरा है, इस काल के विषय में जो भी जानकारी मिलती है वह पाषाण के उपकरणों, मिट्टी के बर्तनों, खिलौनों आदि से प्राप्त होती है। यानी कि इस काल के बारे में जब लिखित विवरण है ही नहीं, तो इस काल के विषय में जो जानकारी प्राप्त होती है वो पाषाण के उपकरणों, मिट्टी के बर्तनों और खिलौनों आदि से प्राप्त होती है। तो पाषाण बोलते हैं पत्थर को, तो पत्थर से बने हुए जो औजार होते थे उनसे, मिट्टी के बर्तनों और खिलौनों से प्राप्त होती है। अब आगे आते हैं आदि ऐतिहासिक काल। इसे इंग्लिश में इपोकल पीरियड कहा जाता है और इसको जो दूसरा नाम दिया गया है वो है ब्रांज, या फिर इसको कांस्य युग भी कहते हैं। तो इसको ब्रांज या कांस्य युग कहने का जो कारण है वो ये है क्योंकि इसी काल में तांबा और टीन को मिलाकर के कांस्य का उपयोग किया जाने लगा। इसी टाइम से जो था वो तांबे और टीन को मिलाकर के कांस्य का उपयोग करना शुरू किया गया था। तो इसीलिए इसे कांस्य युग भी कहा जाता है। इस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके, यानी कि इस काल में लेखन कला का प्रचलन भी था और लेख उपलब्ध भी थे, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। आगे आता है ऐतिहासिक काल, यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसके लिए लिखित विवरण उपलब्ध है। मनुष्य की कहानी आज से लगभग 10 लाख वर्ष पहले ही प्रारंभ हो गई थी। इसको माना जाता है कि जो मनुष्य की कहानी है, मनुष्य का जो विकास माना जाता है, वो लगभग जन्म माना जाता है जो वो लगभग 10 लाख वर्ष पहले ही शुरू हो गई थी। पर ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पहले ही हुआ है। मतलब जिसको विकसित माना जा सकता है उसका विकास लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पहले ही हुआ है। और जो मनुष्य, उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है होमो सेपियंस, ये इम्पोर्टेंट है। तो होमो सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। तो इसे इस प्रकार से बताया गया है कि जो ज्ञानी मानव है यानी कि होमो सेपियंस, तो उनका निर्माण इस धरती पर आज से लगभग 30 से या 40 हजार वर्ष पहले ही हुआ है। अब आता है पाषाण काल, यानी कि स्टोन एज। यह काल मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल माना जाता है। जो पाषाण काल है इसे मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल माना जाता है, शुरुआती समय से माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब जो पाषाण काल है इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पुरा पाषाण काल, जिसको पैलियोलिथिक एज कहा जाता है। दूसरा है मध्य पाषाण काल, जिसे मेसोलिथिक एज कहा जाता है। और तीसरा है नव पाषाण काल, या इसको उत्तर पाषाण काल भी बोल सकते हैं, और इसे इंग्लिश में नियोलिथिक एज कहा जाता है। तो इस प्रकार से पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया, 3 कालों में विभाजित किया गया। पुरा पाषाण काल,
मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो ये तीनों काल बहुत इंपॉर्टेंट है पाषाण काल में। अब आगे आता है पुरापाषाण काल, जिसे पैलियोलिथिक एज इंग्लिश में बोला जाता है। तो इसमें पहला पॉइंट आता है, यूनानी भाषा में पालियोस प्राचीन एवं लिथोस पाषाण के अर्थ में प्रयुक्त होता था। इन्हीं शब्दों के आधार पर पैलियोलिथिक एज यानी कि पाषाण काल शब्द बना। इन्हीं शब्दों के मेल से पाषाण काल शब्द बना, ये इसमें बताया गया है। दूसरा पॉइंट है, यह काल आखेटक एवं खाद्य संग्रहण काल के रूप में भी जाना जाता है। अभी तक भारत में पूरा पाषाण काल मनुष्य के अवशेष कहीं से भी नहीं मिल पाए हैं। जो कुछ भी अवशेष के रूप में मिला है वह है उस समय प्रयोग में लाए जाने वाले पत्थर के उपकरण। यानी कि जो ये काल है पूरा पाषाण काल, तो ये काल आखेटक यानी कि शिकार के रूप में और खाद्य संग्रहण काल के रूप में ही जाना जाता है। अभी तक भारत में पूरा पाषाण कालीन जो मनुष्य के अवशेष थे वो कहीं भी नहीं पाए गए, और जो कुछ भी अवशेष के रूप में मिला है वो केवल उस समय जो प्रयोग किए जाते थे पत्थर के उपकरण, पत्थर के औजार जो उस समय प्रयोग किए जाते थे वही चीजें मिली है। तीसरा पॉइंट आता है, प्राप्त उपकरणों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ये लगभग 2,50,000 ईस्वी पूर्व के होंगे। यानी कि जो ये उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं पत्थर के, तो अनुमान के आधार पर लगाया जा रहा है पता कि ये लगभग 2,50,000 ईस्वी पूर्व के होंगे। मतलब उतने टाइम पुराने के ये जो औजार होंगे, उपकरण होंगे। अगला पॉइंट आता है, अभी हाल में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर खुदाई में मिले अवशेषों से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस पृथ्वी पर मनुष्य की उपस्थिति लगभग 14 लाख वर्ष पुरानी है। गोल पत्थरों से बनाए गए प्रस्तर उपकरण मुख्य रूप से सोहन नदी घाटी में मिलते हैं। तो जो अनुमान लगाया जा रहा है अवशेषों से ही पता लगाया जाता है कि कितने पुराने हैं। तो उससे पता लगाया जा रहा है कि लगभग 14 लाख वर्ष पुरानी ये चीजें हैं। और इसमें अगला पॉइंट आता है, सामान्य पत्थरों के कोर तथा फ्लक्स प्रणाली द्वारा बनाए गए औजार मुख्य रूप से मद्रास, वर्तमान चेन्नई में पाए जाते हैं। यानी कि जिसका वर्तमान नाम चेन्नई है, यहाँ पाए गए हैं। इन दोनों प्रणालियों से निर्मित प्रस्तर के औजार सिंगरौली घाटी, मिर्जापुर एवं बेलन घाटी, इलाहाबाद में मिले हैं। तो जो ये कुछ औजार मिले हैं ये इन जगहों पे मिले हैं। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। आगे आता है, मध्य प्रदेश के भोपाल नगर के पास भीमबेटका में मिली पर्वत गुफाएं एवं शैलाश्रय भी महत्वपूर्ण हैं। इस समय के मनुष्यों का जीवन पूर्ण रूप से शिकार पर ही निर्भर था। यानी कि उनके पास खेती का उस समय कोई विकास नहीं था, खेती के बारे में लोग नहीं जानते थे, और भी जो सारी चीज़ें थी खाने पीने की उनके बारे में कोई भी उन्हें जानकारी नहीं थी। और केवल मनुष्य का जो जीवन था, जीवन व्यतीत करने का, और उनका जो मुख्य रूप से भोजन का स्रोत था वो था शिकार। वो केवल शिकार करके ही अपने पेट को भरते थे, अपना जीवन यापन करते थे। अगला पॉइंट आता है, वे अग्नि के प्रयोग से अनभिज्ञ थे। संभवतः इस समय के मनुष्य निग्रेटो जाति के थे, और ये चीज इंपॉर्टेंट है, उस समय के मनुष्य निग्रेटो जाति के थे। भारत में पुरापाषाण युग को औजार प्रौद्योगिकी के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। ये अवस्थाएं जो उस समय के औजार प्रौद्योगिकी के आधार पर अगर बांटा जाए उस समय को, तो उसकी 3 अवस्थाएं हैं। तो हम पढ़ते आगे। तो फर्स्ट है इसमें निम्न पुरापाषाण काल, जिसमें जो अवस्था है वो है हस्त कुठार हैंड एक्स और विदारणी क्लेवर उद्योग। दूसरा जो काल है वो है मध्य पुरापाषाण काल, जिसमें सल फ्लक्स से बने औजार उस समय चलते थे। तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल, जिसकी अवस्था है सल्कों एवं फलकों ब्लेडों से बने औजार। तो ये चीज़ें उस काल की हैं और उनकी अवस्थाएं इस प्रकार से बताई गई हैं। अब हम पढ़ लेते हैं पूर्व पुरापाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं, कुछ महत्वपूर्ण जगह हैं। तो स्थल है पहलगाम, जो कि कश्मीर में है। दूसरा है वेनल घाटी, इलाहाबाद जिले में उत्तर प्रदेश, यानी कि इलाहाबाद जिले में है जो कि उत्तर प्रदेश में है। तीसरा है भीमबेटका और आदमगढ़, होशंगाबाद जिले में मध्य प्रदेश। चौथा है 16R और सिंगी तालाब, नागौर जिले में जो कि राजस्थान में है। पांचवा है नेवासा, अहमदनगर जिले में जो कि महाराष्ट्र में है, अहमदनगर। और उसके बाद छठवां आता है हुसंगी,
गुलबर्गा जिले में कर्नाटक। 7वां है अट्टीरामपक्कम, ये है तमिलनाडु में। तो हमने कुछ ये महत्वपूर्ण स्थल पढ़े पूर्व पाषाण काल के और उनके क्षेत्र की वो किस जगह पे स्थित हैं। आगे आता है मध्य पुरापाषाण युग के महत्वपूर्ण क्षेत्र। अब जो मध्य पुरापाषाण युग था उसके महत्वपूर्ण जो स्थल थे, जगहें थी, उनके बारे में। पहला है भीमबेटका, दूसरा है नेवासा, तीसरा है पुष्कर, चौथा है ऊपरी सिंध की रोहरी पहाड़ियाँ और पांचवा है नर्मदा के किनारे स्थित समानापुर। अब आगे आता है पुरापाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले प्रस्तर उपकरणों के आकार एवं जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर इस काल को हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। इसको 3 कालों में विभाजित किया जा सकता है। तो इसमें पहला है निम्न पुरापाषाण काल। पहला है इसमें निम्न पुरापाषाण काल। तो ये काल जो हुआ था शुरू, वो हुआ था 2,50,000 से 1,00,000 ईस्वी पूर्व माना जाता है निम्न पुरापाषाण काल को। दूसरा आता है मध्य पुरापाषाण काल। इसको 1,00,000 से 40,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। और तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल। इसको 40,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है। तो ये हमने पढ़ा कि पुरापाषाण काल में जो प्रयुक्त होने वाले प्रस्तर उपकरणों के आकार पर और जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर अगर काल को हम विभाजित करते हैं तो 3 तरीके से इनका विभाजन हुआ, 3 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला है इनमें निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल और तीसरा है उच्च पुरापाषाण। मध्य पाषाण काल यानी कि मिडिल स्टोन एज। युक्त होने वाले उपकरण आकार में बहुत छोटे होते थे, जिन्हें लघु पाषाणोपकरण माइक्रोलिथ कहते थे। पुरापाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले कच्चे पदार्थ क्वार्टजाइट के स्थान पर मध्य पाषाण काल में जेस्पर, एगेट, चर्ट और चालसिडनी जैसे पदार्थ प्रयुक्त किए गए। यानी कि जो मध्य पाषाण काल था, इसमें जो प्रयुक्त होने वाले उपकरण थे, औजार थे, जिनका यूज किया जाता था, वो आकार में बहुत ही छोटे होते थे और इसी कारण इसे लघु पाषाणोपकरण या माइक्रोलिथ भी कहते थे। पुरापाषाण काल में जो प्रयुक्त होने वाले कच्चे पदार्थ थे वो तो थे क्वार्टजाइट, लेकिन मध्य पाषाण काल में उसकी जगह पे जो होते थे वो होते थे जेस्पर, एगेट, चर्ट, चालसिडनी, ये पदार्थ प्रयुक्त होने लगे थे। तो इतना डिफरेंट इनमें था। अब आगे आता है इस समय के प्रस्तर उपकरण राजस्थान, मालवा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं मैसूर में पाए गए हैं। अभी हाल में ही कुछ अवशेष मिर्जापुर के सिंगरौली, बांदा एवं विंध्य क्षेत्र में भी प्राप्त हुए हैं। इस समय के जो उपकरण थे वो इन जगहों पे प्राप्त हुए हैं, मिले हैं। तो उसके बाद आगे आता है मध्य पाषाण कालीन मानव अस्थिपंजर के कुछ अवशेष प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के सराय नाहर, राय तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है अस्थिपंजर। अस्थिपंजर बोलते हैं हड्डियों के ढांचे को, जो हड्डियों का ढांचा होता है उसको बोलते हैं अस्थि पंजर। तो ये चीजें प्राप्त हुई हैं, ये अवशेष प्राप्त हुए इन जगहों से। मध्य पाषाण कालीन जीवन भी शिकार पर अधिक निर्भर था। पुरापाषाण काल की तरह ही मध्य पाषाण कालीन जो जीवन था वो भी शिकार पर ही अधिक निर्भर था। इस समय तक लोग पशुओं में गाय, बैल, भेड़, घोड़े एवं भैंसों का शिकार करने लगे थे। मतलब इन चीजों का शिकार करते थे और इससे ही अपना जीवन यापन करते थे, निर्भर थे इन्हीं चीजों पर भोजन के लिए। अब आगे आता है जीवित व्यक्ति के अपरिवर्तित जैविक गुणसूत्रों के प्रमाणों के आधार पर भारत में मानव का सबसे पहला प्रमाण जो मिला है वो केरल से मिला। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जब सबसे पहला मानव का प्रमाण मिला है वो मिला है केरल से, जो 70,000 साल पुराना होने की जिसकी संभावना है। इस व्यक्ति के गुणसूत्र अफ्रीका के प्राचीन मानव के जैविक गुणसूत्रों यानी कि जिनको जीन्स बोलते हैं इंग्लिश में, गुणसूत्रों को से पूरी तरह मिलते हैं। यानी कि जो मानव प्राप्त हुआ है, जिसके अवशेष प्राप्त हुए केरल से, तो वो 70,000 साल पुराना होने की उसकी संभावना है। और जो वो व्यक्ति है उसके जो जीन्स मिलते हैं वो अफ्रीका के प्राचीन मानव के जीन्स से पूरी तरीके से मेल होते हैं, पूरी तरीके से उससे मिलते हैं। यह काल वह है जब अफ्रीका से आदि मानव ने विश्व के अनेक हिस्सों में बसना प्रारंभ किया, जो 50 से 70,000 साल पहले का माना जाता है। कृषि संबंधी प्रथम साक्ष्य सांबर राजस्थान में पौधे बोने का है।
जो ईसा से 7,000 वर्ष पुराना है। यानी कि जो सबसे पहले कृषि का जो यूज किया गया था उस टाइम पे, तो इसकी जो संभावना है सबसे पहले जहाँ पे पता चला कि अच्छा कृषि भी हुई थी, तो वो है सांभर राजस्थान में जो है वहाँ पे पौधे बोने का है कि वहाँ पे पौधे बोए गए थे, जो कि ईसा से 7,000 वर्ष पुराना है। आगे आता है 3000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व के बीच सिंध घाटी में एक उन्नत सभ्यता वर्तमान थी, जिसके अवशेष मोहनजोदड़ो यानी कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में मिले हैं। विश्वास किया जाता है कि भारत में आर्यों का प्रवेश बाद में हुआ, यानी कि आर्यों का प्रवेश जो हुआ उसके बाद ही हुआ था, इससे पहले नहीं थे वो आर्य यहाँ पे। वेदों में हमें उस काल की सभ्यता की एक झांकी मिलती है। जो वेद हैं उसमें भी इस काल के बारे में कुछ जिक्र किया गया है, तो वेदों से भी इसके बारे में हमें पता चलता है। आगे है मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में कुछ साक्ष्यों के आधार पर प्रतीत होता है कि लोग कृषि एवं पशुपालन की ओर आकर्षित हो रहे थे। इस समय मिली समाधियों से स्पष्ट होता है कि लोग अंत्येष्टि क्रिया से परिचित थे। अब ये इम्पोर्टेंट है कि जो मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में कुछ साक्ष्यों के आधार पर प्रतीत होता है कि लोग कृषि एवं पशुपालन की ओर आकर्षित हो रहे थे, क्योंकि कुछ चीज़ें मिल गई थी, जैसे सांबर राजस्थान में कि बोने का कुछ संकेत मिल गया था कि हाँ यहाँ पे कृषि हुई थी, और पशुपालन लोग करते थे जिस हिसाब से गाय भेड़ आदि पशुओं का शिकार कर रहे थे, उन्हें पाल रहे थे, तो लगता था कि वो पशुपालन भी करते थे। और ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे अंत्येष्टि क्रिया। अंत्येष्टि क्रिया बोलते हैं इसको, दूसरा नाम बोलते हैं अंतिम संस्कार। यानी कि जब हिंदुओं के 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना जाता है अंत्येष्टि क्रिया, अंतिम संस्कार, जो कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद किया जाता है और उसके परिजनों के द्वारा ये संस्कार संपन्न किया जाता है, तो इसे बोलते हैं अंत्येष्टि क्रिया। तो इसका मतलब है कि वो लोग भी इस क्रिया से परिचित थे, क्योंकि वहाँ पे जो समाधियाँ बनी हैं उनसे स्पष्ट होता है कि वो लोग भी इस क्रिया के बारे में, अंतिम संस्कार के बारे में जानते थे। आगे आता है मानव अस्थिपंजर के साथ कहीं कहीं पर कुत्ते के अस्थिपंजर भी मिले हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि ये लोग मनुष्य के प्राचीन काल से ही सहचर हैं। अब अस्थिपंजर मैंने बोला कि कंकाल या हड्डियों का ढांचा, अस्थिपंजर उसको बोलते हैं। तो अस्थिपंजर जो हुए वो मानव के अस्थिपंजर तो प्राप्त हुए, लेकिन कहीं कहीं कुत्ते के अस्थिपंजर भी मिले। तो इससे ये चीज़ पता चलती है कि पहले से ही मनुष्यों के और इन जानवरों के बीच क्या है, ये संबंध है, ये लोग सहचर हैं, साथ में रहने वाले हैं। बागोर और आदमगढ़ में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास मध्य पाषाण युगीन लोगों के द्वारा भेड़ बकरियां रख जाने का साक्ष्य मिलता है कि ये लोग भेड़ बकरियां रखते थे। मध्य पाषाण युगीन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल है। अब हम उनके बारे में जानेंगे कि मध्य पाषाण जो युग था उस संस्कृति के महत्वपूर्ण वो जगह कौन कौन सी थी, तो आइए जानते हैं। तो स्थल का नाम है बागोर, ये है राजस्थान में। दूसरा है लंगनाज, गुजरात में है। सराय नाहर राय चौपनी मांडो महगढ़ा व दमदमा उत्तर प्रदेश में है। भीमबेटका आदमगढ़ ये है मध्य प्रदेश में। तो ये कुछ स्थल हैं और उनके क्षेत्र हैं जो वहाँ पे बताए गए हैं। अब आगे आता है हमारा नव पाषाण अथवा उत्तर पाषाण काल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नियोलिथिक और नॉर्थ स्टोन एज। साधारणतया इस काल की सीमा 3500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच मानी जाती है। जो नवपाषाण काल या जिसको उत्तर पाषाण काल भी बोल रहे हैं, तो ये 3500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच इसकी क्या मानी जाती है, सीमा मानी जाती है कि इस टाइम की ये बात है। यूनानी भाषा का नियो शब्द नवीन के अर्थ में प्रयुक्त होता है, यानी कि जो यूनानी भाषा का नियो शब्द है इसका मतलब होता है नवीन, यानी कि नया, या उसको नव भी बोल सकते हैं। इसलिए इस काल को नवपाषाण काल भी कहा जाता है। इसीलिए इस काल को नवपाषाण काल भी कहा जाता है। ये कारण इसका है क्योंकि जो यूनानी भाषा का नियो शब्द है इसका मतलब होता है नवीन, नया। आगे आता है इस काल की सभ्यता भारत के विशाल क्षेत्र में फैली थी। सर्वप्रथम 1860 में ली मेसूरियर ने इस काल का प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश की टोंस नदी की घाटी से प्राप्त किया। यानी कि जो इस काल की जो सभ्यता का जो उपकरण था, प्रस्तर उपकरण था, वो सबसे पहले प्राप्त हुआ ली मेसोरियर को, और उन्हें प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश की जो टोंस नदी है उसमें, उसकी घाटी से इन्हें ये उपकरण प्राप्त हुआ।
इसके बाद 1872 ईस्वी में निब्लियन फ्रेजर ने कर्नाटक के बेलारी क्षेत्र को दक्षिण भारत के उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता का मुख्य स्थल घोषित किया। इन्होंने बताया कि उत्तर पाषाण जो कालीन था वहाँ की सभ्यता इस जगह पे बसी हुई थी, तो उन्होंने उस क्षेत्र को उसके बारे में उस सभ्यता का मुख्य स्थल उसको घोषित किया, कर्नाटक के बेलारी क्षेत्र को। अब आगे आता है, इसके अतिरिक्त इस सभ्यता के मुख्य केंद्र बिंदु जो हैं, जो वो सभ्यता थी जो फैली हुई थी, वो है कश्मीर, सिंध प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम आदि। ये जगह भी क्या है, उस सभ्यता की मुख्य केंद्र बिंदु मानी जाती हैं। अब आगे आता है ताम्र पाषाणिक काल, यानी कि कॉपर स्टोन एज। अब कॉपर स्टोन एज से ही, इसके नाम से ही पता चल जाता है कि ताम्र यानी कि तांबा और पाषाण यानी कि पत्थर, तो तांबे और पत्थर का जो काल था तो उससे मिला जुला ही ये वर्ड बना है। जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया, उस काल को ताम्र पाषाणिक काल कहते हैं। यानी कि जब मनुष्य ने पत्थर के बने हुए औजारों का भी प्रयोग किया, उसके साथ ही तांबे से बने हुए औजारों का भी प्रयोग किया, तो उस काल को कहा जाता है ताम्र पाषाणिक काल। सर्वप्रथम जिस धातु को औजारों में प्रयुक्त किया गया वह थी तांबा, यानी कि सबसे पहले जो धातु जिसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई वो है तांबा, यानी कि सर्वप्रथम इसी धातु से औजार बनाए गए, यही औजार बनाने में प्रयुक्त की गई। ऐसा माना जाता है कि तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग करीब 5000 ईस्वी पूर्व में किया गया, यानी कि तांबे का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया वो 5000 ईस्वी पूर्व में किया गया, तो ये इम्पोर्टेंट है। आगे आता है, भारत में ताम्र पाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित बनास घाटी के सूखे क्षेत्रों में अहाड़ा एवं गिलुंड नामक स्थानों की खुदाई की गई। मालवा एवं एरड़ स्थानों पर भी खुदाई का कार्य संपन्न हुआ, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्थित है। ये जगह पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्थित है, तो यहाँ पे भी खुदाई की गई। खुदाई में मालवा से प्राप्त होने वाले मृद भांड ताम्र पाषाण काल की खुदाई से प्राप्त अनेक मृद भांडों में सर्वोत्तम माने गए हैं। यानी कि जो मालवा से खुदाई करने के पश्चात जो मालवा से प्राप्त हुए मृद भांड बोलते हैं मिट्टी से बने हुए बर्तनों को। मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी से बने हुए बर्तन। तो जो खुदाई से प्राप्त हुए, मालवा जगह पे जो खुदाई की गई, तो वहाँ से जो मृद भांड प्राप्त हुए, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए, तो उनसे ताम्र पाषाण काल की खुदाई से प्राप्त अनेक जो मृद भांड हैं उनमें ये सर्वोत्तम माने जाते हैं। कौन से? जो मालवा की खुदाई में निकले हैं। अब आगे आता है, इस संस्कृति का समय 1400 से 700 ईस्वी पूर्व के करीब माना जाता है। वैसे तो यह सभ्यता ग्रामीण भी है, पर कुछ भाग जैसे दायमाबाद एवं इनाम गांव में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। ग्रामीण यानी कि गांव का परिवेश जहाँ पे होता है वैसी सभ्यता इसको माना जाता था, लेकिन जो दो जगह हैं दायमबाद और इनाम गांव, तो यहाँ पे नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। नगरीकरण बोलते हैं जब नगरों का विकास होता है, ग्रामीण क्षेत्रों से लोग निकल के नगरों का विकास होता है, और शहरीकरण जिसको बोल सकते हैं, तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है तो उसको नगरीकरण बोलते हैं। बनास घाटी में स्थित अहाड़ में सपाट कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ और कई तरह की चादरें प्राप्त हुई। ये सब तांबे से निर्मित उपकरण थे। अहाड़ एवं ताम्बवली के लोग पहले से ही धातु के विषय में जानकारी रखते, तो इससे ये पता चलता है कि जब वहाँ इस तरीके की कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई, चूड़ियाँ प्राप्त हुई और कई तरह की चादरें प्राप्त हुई, तो पता चलता है कि ये लोग धातु के विषय में जानकारी रखते थे, तभी उन्होंने उनसे इस तरीके की चीज़ें बनाई। अब आगे आता है, अहाड़ संस्कृति की समय सीमा है 2100 से 1500 ईस्वी पूर्व के मध्य मानी जाती है। गिलंडू जहां पर एक प्रस्तर फलक उद्योग के अवशेष मिले हैं, अहाड़ संस्कृति का केंद्र बिंदु माना जाता है। ये वहां की अहाड़ संस्कृति का केंद्र बिंदु माना जाता है। जगह का नाम है गिलंडू। इस काल में लोग गेहूं, धान और दाल की खेती करते थे। पशुओं में ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर और ऊंट पालते थे। जोरवे संस्कृति के अंतर्गत एक 5 कमरों वाला मकान का अवशेष मिला है। जीवन सामान्यतः ग्रामीण था, तो जो ये अवशेष मिले इनसे पता चलता है कि ये लोग जो करते थे
खेती करते थे, तो खेती में गेहूँ, धान और दाल की खेती इनके द्वारा की जाती थी। पशुओं में ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, ऊँट ऐसे जानवर पालते थे। और जो जौरवे संस्कृति के अंतर्गत एक 5 कमरों वाला मकान का अवशेष भी यहाँ मिला है कि 5 कमरे थे उस मकान में। तो इस तरीके से चीज़ों से मिलता है कि सामान्यतः जो वहाँ का परिवेश था वो ग्रामीण ही था, ग्रामीण संस्कृति थी, नगरीकरण का विकास वहाँ उस टाइम पे नहीं हुआ था। आगे आता है, चाक निर्मित लाल और काले रंग के मृद भांड पाए गए हैं। कुछ बर्तन जैसे साधारण तस्तरियां एवं साधारण कटोरे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सूत एवं रेशम के धागे तथा कायथा में मिले मनके के हार के आधार पर कहा जा सकता है कि ताम्र पाषाण काल में लोग कताई बुनाई एवं सोनारी व्यवसाय से भी परिचित थे। जब इस तरीके की वहाँ चीज़ें मिली हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो लोग कताई बुनाई के बारे में भी जानते थे, इस तरीके के व्यवसाय से भी वो परिचित थे, उनको जानकारी थी। इस समय शवों के संस्कार में घर के भीतर ही शवों को दफना दिया जाता था। जैसे अब के समय है तो जो शव होते हैं उनको घर से बाहर कहीं दफनाया जाता है, सुनसान जगह पे, ऐसी जगह पे जहाँ पे मानव बस्तियाँ ना हो, दूर ही दफनाया जाता है। लेकिन उस समय का जो है वो घर के भीतर ही शवों को दफना दिया जाता था। दक्षिण भारत में प्राप्त शवों के शीश पूर्व और पैर पश्चिम की ओर एवं महाराष्ट्र में प्राप्त शवों के शीश उत्तर की ओर एवं पैर दक्षिण की ओर मिले हैं। तो इस तरीके के उनके कुछ शायद नियम रहे होंगे कि जिस तरीके से बताया गया कि जो भी वहाँ पे दफनाए जाते थे, तो जो दक्षिण भारत में प्राप्त शव है उनके जो शीश होते थे, सर का साइड होता था वो पूर्व की ओर होता था और जो पैर होते थे वो पश्चिम की ओर होते थे। और महाराष्ट्र में जो शव प्राप्त हुए उनका जो सिर होता था वो उत्तर की ओर होता है शवों का, और जो पैर होते थे वो होते थे दक्षिण दिशा की ओर। अब आगे आता है, पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण समाधान एवं पूर्वी भारत में आंशिक समाधान का प्रचलन था। इस काल में लोग लेखन कला से अनभिज्ञ थे। राजस्थान और मालवा में प्राप्त मिट्टी निर्मित वृषभ की मूर्ति एवं इनाम गांव से प्राप्त मातृ देवी की मूर्ति से लगता है कि लोग वृषभ एवं मातृ देवी की पूजा करते थे। अब राजस्थान और मालवा से जो मिट्टी की निर्मित मूर्तियां, मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां प्राप्त हुई, तो वो हुई थी वृषभ देव की और मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई थी। तो इन मूर्तियों से ऐसा लगता था कि वो लोग इनकी पूजा करते थे। तिथि क्रम के अनुसार भारत में ताम्र पाषाण बस्तियों की अनेक शाखाएं हैं। कुछ तो प्राक हड़प्पाई हैं, कुछ हड़प्पा संस्कृति के समकालीन हैं और कुछ हड़प्पोत्तर काल की हैं। तो ये अलग अलग तिथि क्रम के अनुसार अगर देखा जाए तो ये इस प्रकार से इनका काल विभाजन है। प्राक हड़प्पा कालीन संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के कालीबंगा एवं हरियाणा के बनवाली स्पष्टतः ताम्र पाषाणिक अवस्था के हैं। 1200 ईस्वी पूर्व के लगभग ताम्र पाषाणिक संस्कृति का लोप हो गया, यानी कि इसके बाद से ताम्र पाषाणिक जो संस्कृति थी वो खत्म हो गई और उसको वो नष्ट हो गई। केवल जौरवे संस्कृति ही 700 ईस्वी पूर्व तक बची रह सकी। सर्वप्रथम चित्रित भांडों के अवशेष ताम्र पाषाणिक काल में ही मिलते हैं। जो सबसे पहले विभिन्न तरह के चित्रित कलाकृतियों वाले जो बर्तन मिलते हैं, उनके जो अवशेष मिलते हैं वो ताम्र पाषाणिक काल के ही मिलते हैं। उससे पहले के किसी भी ऐसी चीज़ों पे कोई भी चित्रकला नहीं की गई थी। इस काल के लोगों ने सर्वप्रथम भारतीय प्रायद्वीप में बड़े बड़े गांव की स्थापना की, यानी कि इस टाइम के जो लोग थे उन्होंने जो भारतीय प्रायद्वीप थे वहाँ पे गांव की स्थापना की, गांव का विकास हुआ उस टाइम पे। अब कुछ संस्कृतियां हैं वो किस काल से किस काल तक चली, ये हम पढ़ते हैं। पहला है आहार संस्कृति, लगभग 1700 से 1500 ईस्वी पूर्व तक। दूसरा है कायत संस्कृति, लगभग 2000 से 1800 ईस्वी पूर्व तक। तीसरा है मालवा संस्कृति, लगभग 1500 से और 1200 ईस्वी पूर्व। चौथा है सावलदा संस्कृति, लगभग 2300 से और 2200 ईस्वी पूर्व। पांचवा है जोरवे संस्कृति, लगभग 1400 से 700 ईस्वी पूर्व। छठवा है प्रभास संस्कृति, लगभग 1800 से और 1200 ईस्वी पूर्व तक चली। सातवां है रंगपुर संस्कृति, ये लगभग 1500 से और 1200 ईस्वी पूर्व तक चली। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है, भारत में पुरापाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लाइस्टोसीन या हिमयुग से हुआ। यानी कि भारत में जो पुरापाषाण युग का जो इस सभ्यता का विकास हुआ वो माना जाता है प्लाइस्टोसीन या हिमयुग से कहा जाता है, इससे हुआ है।
दूसरा आता है प्रस्तर युग या पाषाण युग को मानव द्वारा प्रयोग में लाए गए पत्थर के उपकरणों की बनावट तथा जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। यानी कि प्रस्तर युग या पाषाण युग उसी को बोलते हैं। तो जो उस टाइम के मानव के द्वारा जो पत्थर के उपकरण को यूज किया गया, तो उनकी बनावट तथा जलवायु के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। तो इनमें जो फर्स्ट है वो है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है उत्तर अथवा नवपाषाण काल। तो हम एक एक करके इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में मानव शरीर के अवशेषों का अभाव रहा है। हिमयुग का अधिकांश हिस्सा इस काल से गुजरा। इस काल में चॉपिंग यानी कि पेबुला परंपरा के अंतर्गत गोल पत्थरों को तोड़कर हथियार बनाए गए, जिसके अवशेष पंजाब की सोहन नदी घाटी में मिलते हैं। यानी कि जो पूरा पाषाण काल है, इस काल में जो है वो मानव शरीर के अवशेष नहीं मिले हैं, इनका अभाव रहा है। ये चीज़ें पूरा पाषाण काल में नहीं मिली हैं। और जो हथियारों के गोल पत्थरों से बने हुए हथियारों के जो अवशेष मिले हैं वो मिले हैं पंजाब की सोहन नदी घाटी से। दूसरा आता है इसमें हस्त कुठार यानी कि हैंड एक्स परंपरा के हथियार मद्रास से प्राप्त हुए हैं। मद्रास के अतिरिक्त इस काल के औजारों के अवशेष मिर्जापुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, के बेलन घाटी, दिदवाना राजस्थान तथा नर्मदा नदी की घाटी से प्राप्त होते हैं। भीमबेटका, जो कि गुफा है मध्य प्रदेश में, की गुहाओं से तत्कालीन मनुष्य के आवास के अवशेष मिले हैं। यानी कि जो उस समय के मनुष्य थे उनके घरों के आवास यानी कि उनके रहने के स्थान के भी अवशेष मिले हैं। आगे आता है इस युग का मानव आग से अनभिज्ञ था। अनभिज्ञ का मतलब होता है कि अनजान था, वो आग के बारे में नहीं जानता था, आग का विकास उस टाइम पे नहीं हुआ था। कच्चा मांस अथवा फल फूल खाया करता था, यानी कि जब आग का विकास नहीं था तो कच्चा मांस ही खाएगा और फल फूल इस तरीके से खाया करता था। स्थायी निवास के अभाव में इस समय का मानव खाना बदोश का जीवन जीता था। कृषि कर्म तथा पशुपालन से विमुख इस समय का मानव पूर्णतः आखेटक का ही जीवन जीता था। यानी कि कृषि कर्म और पशुपालन से विमुख यानी कि अनजान जो था, इससे उसको इसके बारे में जानकारी नहीं थी, कृषि के बारे में, पशुपालन के बारे में जानकारी नहीं थी उस टाइम के मनुष्य को, तो वो पूरी तरीके से आखेटक यानी कि शिकार पर ही निर्भर था, उसी से ही अपना जीवन यापन करता था, वही खाता था। अब आगे आता है मध्य पाषाण काल यानी कि मेसोलिथिक एज। तो मध्य पाषाण काल के लोग शिकार करने, मछली पकड़ने, खाद्य सामग्री को एकत्र करने के साथ साथ पशुपालन भी करने लगे। यानी कि जो पूरा पाषाण काल है इसमें और मध्य पाषाण काल में यही अंतर है कि उस टाइम के लोग केवल शिकार पर ही निर्भर थे, लेकिन जो मध्य पाषाण काल आए तो लोग पशुपालन भी करने लगे। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ तथा राजस्थान के बागौर से पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं कि उस टाइम पे पशुपालन होता था, इसके साक्ष्य मिले हैं, कुछ सबूत मिले हैं। इस काल में शिकार में प्रयुक्त होने वाले औजार बहुत छोटे होते थे, जिन्हें माइक्रोलिथ या इसे हिंदी में लघु पाषाणोपकरण कहा जाता था। छोटे आकार के पत्थरों से निर्मित उपकरण राजस्थान, गुजरात, मालवा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश तथा मैसूर से प्राप्त हुए हैं। अब आगे आता है संभवतः पहला मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण में ही मिला है। जो सबसे पहले मानव का जो कंकाल मिला है या मानव का अस्थि का ढांचा मिला है वो सबसे पहले कब मिला है? मध्य पाषाण काल में मिला है। उससे पहले जो पूरा पाषाण काल था उसमें ये चीज नहीं मिली है। प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय तथा महदहा नामक स्थान से मध्य पाषाण काल के प्रथम मानव अस्थिपंजर मिले। इस काल में मानव थोड़ा बहुत कृषि कर्म तथा बर्तन निर्माण कला से भी परिचित होने लगा था। यानी कि थोड़ा बहुत उसको कृषि की भी जानकारी होने लगी थी, इसके साथ ही कुछ बर्तनों के निर्माण की कला भी उस टाइम के मनुष्य को होनी शुरू हो गई थी, उन चीज़ों से वो परिचित हो गया था। मध्य पाषाण काल में ही भारत में गुफा चित्रकारी के अवशेष मिले हैं। यानी कि जो गुफाओं में चित्रकारी की गई थी वो भी मध्य पाषाण काल के समय से ही उसके अवशेष मिले हैं। विंध्याचल की गुफाओं में अनेक आखेट, नृत्य एवं युद्ध से संबंधित प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं। उसी टाइम पे जो है वो विंध्याचल की गुफाओं में ये सारे चित्र भी उसी टाइम से मिले हैं। अब आगे आता है संभवतः इस काल के लोग अंत्येष्टि क्रिया से भी परिचित थे। ये मैं बता चुकी हूँ पार्ट 2 में। अंत्येष्टि क्रिया बोलते हैं अंतिम संस्कार को, तो वो अंतिम संस्कार वाली क्रिया से भी प्रचलित यानी कि परिचित थे। उस टाइम पे वो क्रिया भी प्रचलित थी, उस
काल के लोग इस चीज़ को जानते थे। नवपाषाण युग के लोग पालिशदार पत्थर के औजारों तथा हथियारों का प्रयोग करते थे। इस समय के औजारों में कुल्हाड़ी का महत्वपूर्ण स्थान था, यानी कि इस समय जो औजार चलते थे उनमें कुल्हाड़ी एक महत्वपूर्ण औजार था, जो कि उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से चलता था। अब आगे आता है नवपाषाण काल यानी कि नियोलिथिक एज। तो नवपाषाण युग जो है, इस टाइम के लोग हड्डी द्वारा बने हथियारों का भी प्रयोग करते थे। हड्डी के हथियार पटना बिहार के चिरोद नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। बुरजाहोम के लोग रुखड़े धूसर मृद भांडों का भी प्रयोग करते थे। यहाँ कब्रों में मालिकों के साथ उनके कुत्तों को भी दफनाया जाता था। जो इस टाइम में जो कब्रों में अगर किसी मालिक की मृत्यु होगी तो उसके साथ साथ उनके कुत्तों को भी दफनाया जाता था। संभवतः यह परंपरा इस काल में अन्यत्र देखने को नहीं मिली। जो ये परंपरा है वो इस काल के अतिरिक्त और कहीं भी ये देखने को नहीं मिली। अब आगे आता है नवपाषाण युग की मुख्य उपलब्धि थी खाद्य उत्पादन का आविष्कार, यानी कि जो नवपाषाण युग था इसमें खाद्य उत्पादन का आविष्कार हुआ था। विभिन्न तरीके के खाद्यों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। उस टाइम के मनुष्य परिचित होने लगे थे। पशुओं के प्रयोग की जानकारी, स्थिर ग्रामीण जीवन आदि कृषि का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य नवपाषाण युग में ही सिंध और बलूचिस्तान की सीमा पर कच्ची मैदान में बोलन नदी के तट पर स्थित मेहरगढ़ नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। कि इस टाइम के लोगों को जो था वो कृषि के बारे में, पशुओं के प्रयोग के बारे में जानकारी होगी थी। जैसे कि मतलब गाय है तो केवल उसका शिकार करके ही उसे खाया नहीं जा सकता, बल्कि गाय से दूध भी दुहा जा सकता है। इस तरीके से जो पशु थे, जिस यूज के लिए वो थे, उनके बारे में, उनके प्रयोग की जानकारी उन्हें होने लगी थी। कृषि की जानकारी भी उन्हें होने लगी थी। अब आगे आता है यहाँ के लोगों द्वारा गेहूं, जौ और कपास पैदा करने का अनुमान लगाया जा सकता है। संभवतः ये कच्चे ईंटों से निर्मित घरों में रहते थे। इलाहाबाद के कोल्डी हवा स्थान से चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कुंभकारी की स्पष्ट शुरुआत इसी काल में हुई है, यानी कि इसी काल से जो है वो चावल की खेती के जो साक्ष्य हैं वो भी इसी काल से मिले हैं। अब आगे आता है जो मेन पॉइंट्स हमने पढ़ने हैं, स्मरणीय तथ्य। तो इतिहास के जिस काल की जानकारी के लिए लिखित साधन का अभाव है तथा मानव असभ्य जीवन जी रहा था, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल की परिभाषा है कि इतिहास के जिस काल की जानकारी के लिए लिखित साधन का अभाव है, यानी कि जो कहीं लिखा नहीं गया है, उसे लिखित रूप में सुरक्षित नहीं रखा गया है, तथा जो मनुष्य असभ्य जीवन जी रहा था, उसमें कोई सभ्यता नहीं थी, उसे किसी चीज़ की जानकारी नहीं थी, तो वो चीज़ कहलाती है प्रागैतिहासिक काल। आगे आता है जिस काल की जानकारी के लिए लिखित साधन तो उपलब्ध है परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सका, उसे कहते हैं आद्य इतिहास, उसे कहा जाता है। यानी कि लिखित संसाधन तो जो थे, साधन थे, वो उपलब्ध थे लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका, वो है आद्य इतिहास, उसे कहा जाता है। जैसे हड़प्पा का इतिहास काल भी जो है वो इसी तरीके का है, जिसे जो लिखित था लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया अभी तक। इतिहास के जिस काल की जानकारी के स्रोत के रूप में लिखित साधन उपलब्ध हैं, उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अब ऐतिहासिक काल कहा जाता है कि इतिहास के जिस काल की जानकारी के स्रोत जो हैं वो लिखित साधन के रूप में उपलब्ध हैं, मौजूद हैं, उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। आगे आता है मानव का अस्तित्व पृथ्वी पर अति न्यूनतम काल के आरंभ में ही हुआ था। गर्त आवास का साक्ष्य गुफुकर्ल, बुर्जहोम तथा नागार्जुन कोंडा से मिला है। बेलन घाटी क्षेत्र पुरापाषाण काल के तीनों चरणों से जुड़ा है। कि ये पुरापाषाण काल के जो तीनों चरण हैं, इनसे बेलन घाटी का क्षेत्र जुड़ा हुआ है। अब आगे आता है भीमबेटका से गुफा चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। मध्य प्रदेश के आजमगढ़ तथा राजस्थान के बागौर से पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ से सर्वप्रथम कृषि का साक्ष्य मिला है और नवपाषाण युग के हथियार बिहार के चिरांद नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। अब जो भीमबेटका है मध्य प्रदेश की गुफा, तो इस गुफा से चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। मध्य प्रदेश के आजमगढ़ तथा राजस्थान के बागौर से पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ में सर्वप्रथम कृषि का साक्ष्य मिला है। नवपाषाण युग के हथियार बिहार के चिरांद नामक स्थान से प्राप्त हुए। तो ये सारी चीज़ें जो भी प्राप्त हुई हैं, जिन जिन जगहों से प्राप्त हुई, ये मेन पॉइंट में जोड़ दिया गया है ताकि आप लोगों के लिए आसान
हो। अब आगे आता है, इलाहाबाद के कोल्डी हवा स्थान से चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। गर्त चूल्हे का प्राचीन साक्ष्य लंगनाज तथा सराय नाहर राय से मिला है। कुपगल तथा कोडेकल से राख का टीला मिला है। मृदभांड निर्माण का प्राचीनतम जो साक्ष्य है वो चौपानी मांडो से मिला है, यानी कि मिट्टी के बर्तनों के निर्माण का साक्ष्य। मनुष्य के साथ पालतू पशु को दफनाने का जो साक्ष्य मिला है वो मिला है बुर्ज होम जो जगह है वहाँ से ये मिला है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो अगला वीडियो बनेगा तो वो बनेगा प्राचीन भारतीय सिक्कों का इतिहास, उसके बारे में अगला वीडियो बनाया जाएगा, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। थैंक यू सो मच।